अध्याय 1 मनी ट्रैप, पैसे के लिए पुराना रोड मैप। यह अध्याय इस मूलभूत समस्या को उजागर करता है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में एक पुराने और अप्रभावी रोड मैप का अनुसरण करते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय तनाव, असंतोष और कमाई और खर्च के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा दिया जाता है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगविच तर्क देते हैं कि हमारी पारंपरिक वित्तीय मान्यताएं दोषपूर्ण हैं और ये मान्यताएं हमें एक ऐसे सिस्टम में फंसा देती हैं जो वास्तव में हमारे जीवन की भलाई में योगदान नहीं करता। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। 1 मनी ट्रैप, धन का जाल। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि कड़ी मेहनत करना, ज्यादा कमाना और ज्यादा खर्च करना ही खुशी की कुंजी है, लेकिन चाहे वे जितना भी कमा लें, वे हमेशा खुद को आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। 2 पैसे के लिए पुराना रोड मैप। समाज हमें यह सिखाता है कि सफलता का मतलब धन है और धन ही खुशी की कुंजी है। इस सोच के कारण लोग बिना सोचे समझे अपने जीवन की ऊर्जा, समय को पैसे के लिए खर्च कर देते हैं। ज्यादा ही बेहतर है कि मानसिकता लोगों को अधिक मेहनत करने, कर्ज लेने और एक अनिश्चित वित्तीय सुरक्षा की तलाश में भटकने पर मजबूर कर देती है। 3 वित्तीय सुरक्षा का भ्रम। अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर वे ज्यादा पैसा कमाएंगे तो उन्हें आर्थिक शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिक आय होने पर भी लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिससे वे असली वित्तीय स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पाते। 4 पैसे का सही उद्देश्य पुनः परिभाषित करना। पैसा केवल एक साधन होना चाहिए जिससे हम एक सार्थक और संतोषजनक जीवन बना सकें, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम यह है कि हम पैसे को लेकर अपनी सोच को बदलें और उन मान्यताओं पर सवाल उठाएं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। अध्याय 2 के मुख्य बिंदु। 1 पैसे की बदलती परिभाषा। पुराने समय में पैसा केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक साधन था। समय के साथ यह एक प्रतीक बन गया जिसे सरकारें नियंत्रित करने लगीं। अब पैसा सिर्फ एक संख्या है जो बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल लेन देन में घूमती रहती है। 2 मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर। मुद्रास्फीति के कारण पैसे की क्रय शक्ति लगातार घटती रहती है। पहले $1 या रुपये में जो चीजें खरीदी जा सकती थीं, आज वे उतनी सस्ती नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि बचत का मूल्य भी समय के साथ घटता रहता है। 3 पैसा और समय का संबंध। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने से वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि वे अपने जीवन का बहुमूल्य समय पैसे कमाने में खर्च कर रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, न कि केवल पैसा। 4 पैसे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। समाज में पैसा न केवल एक साधन है, बल्कि यह शक्ति, सफलता और सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी बन गया है। लोग पैसे की वास्तविक जरूरत से ज्यादा इसे इकट्ठा करने की होड़ में लग जाते हैं, बिना यह समझे कि वास्तव में उन्हें कितना चाहिए। 5 सही वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना। यह अध्याय हमें पैसे को केवल एक साधन के रूप में देखने और इसे हमारे जीवन के मूल उद्देश्य के रूप में न अपनाने की सीख देता है। सही वित्तीय दृष्टिकोण से हम अपने खर्च और जीवन शैली को नियंत्रित कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 3 यह सब कहां जा रहा है? इस अध्याय में विकी रॉबिन और जो डोमिंगविच यह सवाल उठाते हैं कि हम अपनी कमाई को खर्च करने के बाद आखिरकार उसका क्या करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग समझ सकें कि वे कितना कमा रहे हैं और उसे किस पर खर्च कर रहे हैं। यह अध्याय खर्चों पर ध्यान केंद्रित करता है और यह पता लगाने के लिए उपकरण प्रदान करता है कि पैसे कहां जा रहे हैं, ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें और नियंत्रित कर सकें। अध्याय 3 के मुख्य बिंदु। 1 खर्च का ट्रैकिंग। इस अध्याय में सबसे पहले यह सलाह दी जाती है कि हम अपनी सारी आय और खर्च का ट्रैक रखें। लोग अक्सर बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं और बाद में यह पता नहीं चलता कि वे पैसे कहां गए। खर्चों का सही तरीके से ट्रैक रखने से हम यह देख सकते हैं कि हमारे पैसे किस पर जा रहे हैं। 2 पैसा और हमारे मूल्य। हमारा पैसा हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है। हम जिस चीज पर खर्च करते हैं वह इस बात का संकेत देती है
कि हमें क्या महत्वपूर्ण लगता है। इस अध्याय में बताया गया है कि खर्च करने के पैटर्न को समझकर हम यह जान सकते हैं कि हमारे खर्च हमारे असल जीवन उद्देश्य से मेल खाते हैं या नहीं। 3. अनावश्यक खर्चों की पहचान। हम अक्सर ऐसे खर्चों पर पैसा खर्च करते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। ये खर्च आदतों, सामाजिक दबाव या विज्ञापनों के कारण होते हैं। इस अध्याय में यह सुझाव दिया जाता है कि हमें अपनी खरीदारी की आदतों पर नजर डालनी चाहिए और अनावश्यक खर्चों को पहचान कर कम करना चाहिए। 4. वैकल्पिक खर्च। विकल्प खर्च करने के नए और रचनात्मक तरीके सुझाए जाते हैं ताकि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके बिना पैसे की बर्बादी के। लेखक यह मानते हैं कि जीवन का आनंद सही और उद्देश्यपूर्ण खर्च के जरिए लिया जा सकता है, न कि दिखावे या अत्यधिक उपभोग से। 5. वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम। इस अध्याय में खर्चों को नियंत्रित करने को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह समझना कि पैसे कहां जा रहे हैं हमें अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से बनाने में मदद करता है, जिससे हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अध्याय 4, कितना काफी है, खुशी की तलाश। यह अध्याय हमारे जीवन में खुशी और संतोष की खोज पर केंद्रित है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगविच सवाल करते हैं कि हम कभी भी कितना पैसा कमाएं, क्या हमें कभी यह महसूस होता है कि अब हमारे पास काफी है? अधिक पैसा और सामान की लगातार तलाश ने लोगों को खुश नहीं किया है, और यह अध्याय यह समझाने की कोशिश करता है कि असल में खुशी किसमें है और हमें जीवन में काफी के इस विचार को कैसे परिभाषित करना चाहिए। अध्याय 4 के मुख्य बिंदु। 1. काफी का मतलब। समाज हमें यह सिखाता है कि अधिक पैसा, अधिक सामान और अधिक भौतिक संपत्ति से ही खुशी मिलती है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। इस अध्याय में यह बताया जाता है कि हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि काफी का क्या मतलब है और हम कितना पैसा या सामान चाहते हैं। काफी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। यह उस जीवन शैली पर निर्भर करता है जिसे हम जीना चाहते हैं। 2. खुशी और भौतिक संपत्ति का संबंध। अध्याय में यह चर्चा की जाती है कि भौतिक संपत्ति के बावजूद खुशी नहीं मिलती। अधिक चीजों का मालिक होना अक्सर हमें आंतरिक शांति और संतोष नहीं देता। खुशी तब मिलती है जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को सही तरीके से संतुलित कर पाते हैं और जीवन में सादगी और उद्देश्य का पालन करते हैं। 3. पैसा और आत्मसंप्रभुता। लेखक यह बताते हैं कि खुशी का असली स्रोत बाहरी वस्तुओं या सामाजिक मान्यता में नहीं है, बल्कि यह आत्मसंप्रभुता, जीवन के उद्देश्य और आंतरिक संतोष में है। इस अध्याय में यह सलाह दी जाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम यह जान सकें कि हमें वास्तव में कितना काफी है। 4. काफी को परिभाषित करना। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास क्या है और क्या हमें और चाहिए। काफी का मतलब यह नहीं है कि हमारी इच्छाओं का अंत हो, बल्कि यह समझने की बात है कि हमारी संतुष्टि हमारी इच्छाओं से अधिक है। यह हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ हमारी आय या संपत्ति पर। 5. खुशी की स्थायी तलाश। खुशी बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आंतरिक संतोष और जीवन में उद्देश्य से जुड़ी होती है। अध्याय में यह बताया गया है कि वास्तविक खुशी हमारे निर्णयों और जीवन शैली में सादगी और उद्देश्य को अपनाने में निहित है। अध्याय 5, इसे सामने लाना। यह अध्याय पैसे और व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुलकर बात करने की महत्वता को समझाता है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगविच का कहना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बात करने से कतराते हैं क्योंकि यह एक संवेदनशील और निजी विषय होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि पैसे के बारे में चर्चा करने से न केवल हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, बल्कि इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं और हम एक बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 5 के मुख्य बिंदु। 1. पैसे के बारे में चुप रहना। समाज में पैसे के बारे में बात करना अक्सर शर्मनाक और असहज माना जाता है। परिवार और दोस्तों के बीच इस विषय पर चुप्पी बनाए रखना आम है, लेकिन इससे वित्तीय समस्याएं अनसुलझी रहती हैं और भ्रम पैदा होता है। यह अध्याय यह बताता है कि पैसे के बारे में खुलकर बात करने से लोग अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं
और समाधान पा सकते हैं। 2. पैसों पर बातचीत का महत्व। जब हम पैसे के बारे में खुलकर बात करते हैं तो हमें अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्टता मिलती है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम क्या खर्च कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमें कौन से बदलाव करने की आवश्यकता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करता है, बल्कि रिश्तों में भी पारदर्शिता और समझदारी लाता है। 3. साझा करना और समर्थन प्राप्त करना। पैसे के बारे में खुलकर बात करने से हमें समर्थन मिलता है। जब हम अपने वित्तीय लक्ष्यों और चुनौतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम उनसे सहानुभूति और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे रास्ते को स्पष्ट कर सकते हैं। यह विचार साझा करने की प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अकेले नहीं हैं और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। 4. पैसे के बारे में पारदर्शिता। पारदर्शिता से रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन साथी, परिवार और दोस्तों के साथ पैसे के बारे में सही और ईमानदारी से बात करनी चाहिए। पारदर्शिता से हम अपने वित्तीय निर्णयों में बेहतर और अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। 5. नए दृष्टिकोण अपनाना। पैसे के बारे में खुलकर बात करने से हम पुराने मानसिक ब्लॉकों को तोड़ सकते हैं और एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि पैसे के बारे में बात करना न तो शर्म की बात है और न ही इसे किसी प्रकार से छुपाने की जरूरत है। अध्याय 5. इसे सामने लाना। यह अध्याय पैसे और व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुलकर बात करने की महत्वता को समझाता है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगवेज का कहना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बात करने से कतराते हैं क्योंकि यह एक संवेदनशील और निजी विषय होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि पैसे के बारे में चर्चा करने से न केवल हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, बल्कि इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं और हम एक बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 5 के मुख्य बिंदु। 1. पैसे के बारे में चुप रहना। समाज में पैसे के बारे में बात करना अक्सर शर्मनाक और असहज माना जाता है। परिवार और दोस्तों के बीच इस विषय पर चुप्पी बनाए रखना आम है, लेकिन इससे वित्तीय समस्याएं अनसुलझी रहती हैं और भ्रम पैदा होता है। यह अध्याय यह बताता है कि पैसे के बारे में खुलकर बात करने से लोग अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। 2. पैसों पर बातचीत का महत्व। जब हम पैसे के बारे में खुलकर बात करते हैं तो हमें अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्टता मिलती है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम क्या खर्च कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमें कौन से बदलाव करने की आवश्यकता है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करता है, बल्कि रिश्तों में भी पारदर्शिता और समझदारी लाता है। 3. साझा करना और समर्थन प्राप्त करना। पैसे के बारे में खुलकर बात करने से हमें समर्थन मिलता है। जब हम अपने वित्तीय लक्ष्यों और चुनौतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम उनसे सहानुभूति और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे रास्ते को स्पष्ट कर सकते हैं। यह विचार साझा करने की प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अकेले नहीं हैं और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। 4. पैसे के बारे में पारदर्शिता। पारदर्शिता से रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन साथी, परिवार और दोस्तों के साथ पैसे के बारे में सही और ईमानदारी से बात करनी चाहिए। पारदर्शिता से हम अपने वित्तीय निर्णयों में बेहतर और अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। 5. नए दृष्टिकोण अपनाना। पैसे के बारे में खुलकर बात करने से हम पुराने मानसिक ब्लॉकों को तोड़ सकते हैं और एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि पैसे के बारे में बात करना न तो शर्म की बात है और न ही इसे किसी प्रकार से छुपाने की जरूरत है। अध्याय 6. अमेरिकन ड्रीम। कम खर्च में यह अध्याय इस विचार को चुनौती देता है कि अमेरिकन ड्रीम या समृद्ध और खुशहाल जीवन पाने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करना जरूरी है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगवेज यह तर्क देते हैं कि खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने के लिए अपार संपत्ति की जरूरत नहीं है। इसके बजाय सादगी, बुद्धिमानी से खर्च करना और जीवन में सही प्राथमिकताओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 के मुख्य बिंदु। 1.
अमेरिकन ड्रीम का पारंपरिक मॉडल। पारंपरिक रूप से अमेरिकन ड्रीम का मतलब एक बड़ा घर, नई कार, ब्रांडेड सामान और लग्जरी जीवन शैली से जोड़ा जाता है। लोग मानते हैं कि इन चीजों को पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, लंबी नौकरी करनी होगी और कर्ज लेना होगा। यह उपभोग पर आधारित संस्कृति है, जहां अधिक चीजें शख्स अधिक खुशी का सिद्धांत अपनाया जाता है। 2. वास्तविकता, उपभोक्तावाद का जाल। बहुत से लोग इस सपने को पाने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं और अपने जीवन की ऊर्जा, समय को पैसे कमाने में लगा देते हैं। अधिक चीजों को खरीदने से खुशी नहीं बढ़ती, बल्कि तनाव, वित्तीय असुरक्षा और जीवन के प्रति असंतोष बढ़ सकता है। अध्याय में बताया गया है कि हमें इस उपभोक्तावादी मानसिकता को तोड़ना होगा और अपनी असली जरूरतों को पहचानना होगा। 3. कम खर्च में बेहतर जीवन जीना। कम खर्च में भी उच्च गुणवत्ता वाला जीवन जिया जा सकता है। यह अध्याय उन तरीकों पर चर्चा करता है जिनसे लोग समझदारी से खर्च कर सकते हैं और बिना अनावश्यक खर्च किए खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटा लेकिन आरामदायक घर, सार्वजनिक परिवहन या सस्ती लेकिन टिकाऊ चीजों का उपयोग करना। 4. वैकल्पिक जीवन शैली अपनाना। लेखक बताते हैं कि अमेरिकन ड्रीम का एक वैकल्पिक संस्करण संभव है, ऐसा जीवन जिसमें संतोष और आजादी हो, लेकिन बेवजह दिखावे की चीजें न हो। लोग कम खर्च वाली गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि प्रकृति में समय बिताना, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना और रचनात्मक शौक अपनाना। 5. सादगी और वित्तीय स्वतंत्रता। कम खर्च में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप वित्तीय स्वतंत्रता तेजी से हासिल कर सकते हैं। अगर खर्च कम होगा तो आपको उतना अधिक पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप अपनी नौकरी या करियर के गुलाम नहीं बनेंगे। इससे अधिक समय और स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आप अपने वास्तविक जुनून और जीवन के असली लक्ष्यों पर ध्यान दे सकते हैं। अध्याय 7. प्यार के लिए या पैसे के लिए अपने जीवन ऊर्जा का मूल्यांकन। काम और आय। यह अध्याय पैसे कमाने के लिए खर्च की जाने वाली जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करता है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगवेज बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए हम जो समय और ऊर्जा लगाते हैं वह हमारी जीवन ऊर्जा होती है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हम अपनी इस बहुमूल्य ऊर्जा को सही जगह पर खर्च कर रहे हैं या नहीं। यह अध्याय हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि हम काम और आय के प्रति अपने दृष्टिकोण को कैसे बदल सकते हैं, ताकि हम एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकें। अध्याय 7 के मुख्य बिंदु। 1. पैसा टेक्स आपकी जीवन ऊर्जा। पैसा केवल कागज के टुकड़े या डिजिटल नंबर नहीं है, बल्कि यह आपके समय और मेहनत के बदले में मिलता है। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो असल में आप अपनी जीवन ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप अपने पैसे और ऊर्जा का उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। 2. अपनी असली प्रति घंटा आय, रियल आवरली वेज जाने। हम सोचते हैं कि हमारी प्रति घंटा आय सिर्फ हमारी सैलरी या वेतन होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमें अपने काम से जुड़े सभी छुपे हुए खर्चों, जैसे कि आने जाने का खर्च, ऑफिस के कपड़े, खाने पीने का खर्च, स्ट्रेस और थकान आदि को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम इन सब चीजों को घटाते हैं तो हमारी असली प्रति घंटा आय अक्सर बहुत कम होती है। 3. क्या आपका काम आपकी ऊर्जा के लायक है? क्या आपका मौजूदा काम आपकी जीवन ऊर्जा के लायक है? अगर आपका काम बहुत अधिक तनाव देता है या आपको संतुष्टि नहीं देता, तो क्या वह पैसा और समय खर्च करने लायक है? यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार काम कर रहे हैं। 4. पैसा बनाम संतोष। अधिक पैसा कमाने की दौड़ में हम कई बार अपनी खुशी और शांति को खो देते हैं। अगर हमारी जीवन शैली सादगी से भरी हो और हमारे खर्च नियंत्रित हों, तो हमें उतना अधिक पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी। सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, न कि सिर्फ अधिक पैसा कमाने में। 5. वैकल्पिक रास्ते, ज्यादा स्वतंत्रता और कम काम। हमें उन विकल्पों को तलाशना चाहिए जो कम मेहनत में अधिक संतोष प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्च कम कर देते हैं तो आपको उतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं।
ऐसा करियर चुनना जो आपके जुनून से जुड़ा हो आपको अधिक खुशी और आत्मसंतोष दे सकता है। अध्याय 8 आग पकड़ना क्रॉसओवर पॉइंट। यह अध्याय वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सबसे महत्वपूर्ण चरण क्रॉसओवर पॉइंट पर केंद्रित है। विकी रॉबिन और जो डोमिंगविच बताते हैं कि यह वह बिंदु होता है जब आपकी निष्क्रिय आय, इन्वेस्टमेंट इनकम या पैसिव इनकम आपके मासिक खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब आपको जीविका चलाने के लिए पारंपरिक नौकरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती और आप अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकते हैं। अध्याय 8 के मुख्य बिंदु। 8 क्रॉसओवर पॉइंट क्या है? यह वह मोड़ होता है जब आपकी बचत और निवेश से होने वाली निष्क्रिय आय, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम आदि आपके मासिक खर्चों के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। 2 कैसे पहचानें कि आप क्रॉसओवर पॉइंट के कितने करीब हैं? सबसे पहले अपने मासिक खर्चों को ट्रैक करें और उनकी औसत गणना करें। फिर देखें कि आपकी निष्क्रिय आय, ब्याज, निवेश, किराए से होने वाली आय आदि कितनी है। जब आपकी निष्क्रिय आय आपके मासिक खर्चों के बराबर या उससे अधिक हो जाती है तो आप क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। 3 वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। जितनी अधिक बचत करेंगे उतनी जल्दी निवेश कर पाएंगे। निवेश करें, अपनी बचत को ऐसे साधनों में लगाएं जो आपको निष्क्रिय आय प्रदान कर सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स। अपने खर्च नियंत्रित करें। जितना कम खर्च करेंगे उतना कम पैसा चाहिए होगा, जिससे आप जल्दी क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। 4 पैसे के लिए काम करने से स्वतंत्रता की ओर यात्रा। पारंपरिक सोच कहती है कि हमें 65 साल की उम्र तक काम करना चाहिए और फिर रिटायर होना चाहिए, लेकिन इस किताब की रणनीति से आप बहुत पहले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। जब आपकी आय आपके खर्चों को कवर कर लेती है तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपनी पसंद के लिए काम कर सकते हैं। 5 सही मानसिकता अपनाना। वित्तीय स्वतंत्रता केवल अमीर बनने का खेल नहीं है, बल्कि यह अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने की यात्रा है। अगर आप सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करते हैं तो आप कम समय में अधिक आजादी पा सकते हैं और वह कर सकते हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। अध्याय 9 लंबे समय तक वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना पैसा कहां रखें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद या उसके रास्ते में हमें अपनी बचत और निवेश को कहां और कैसे रखना चाहिए ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और बढ़ता रहे। विकी रॉबिन और जो डोमिंगविच दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए रणनीतियां साझा करते हैं, जिससे हम बिना अनावश्यक जोखिम लिए अपनी निष्क्रिय आय को बनाए रख सकें। अध्याय 9 के मुख्य बिंदु। 1 सुरक्षित और टिकाऊ निवेश रणनीति अपनाएं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपकी बचत सुरक्षित रहे और आपको स्थिर निष्क्रिय आय प्रदान करे। अनावश्यक जोखिम से बचें। लॉटरी, क्रिप्टो या अत्यधिक अस्थिर निवेश विकल्पों पर निर्भर न रहें। 2 निवेश के प्रमुख विकल्प बॉन्ड्स, सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक स्थिर और सुरक्षित आय स्रोत हो सकते हैं। वे स्टॉक्स की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं और एक निश्चित ब्याज दर प्रदान करते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स ऐसे शेयर जिनसे नियमित डिविडेंड प्राप्त होता है, वे निष्क्रिय आय का एक अच्छा साधन बन सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स लंबी अवधि के लिए निवेश करने का यह एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यह विविधता, डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है और व्यक्तिगत स्टॉक्स खरीदने के जोखिम को कम करता है। रियल एस्टेट किराए की संपत्ति से निष्क्रिय आय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी भी होती है। लोकेशन और मार्केट ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। कैश एंड शॉर्ट टर्म सेविंग्स अपनी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा कैश में या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में रखें ताकि इमरजेंसी में आसानी से एक्सेस किया जा सके।
यह पैसे को पूरी तरह से निवेश करने से जुड़े जोखिम को कम करता है। 3. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें। अपने पैसे को केवल एक जगह न रखें, बल्कि इसे विभिन्न स्रोतों में निवेश करें। यदि एक इन्वेस्टमेंट सही परफॉर्म नहीं करता, तो अन्य इन्वेस्टमेंट इसे बैलेंस कर सकते हैं। 4. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति घटती है, इसलिए सिर्फ बैंक में पैसा रखने के बजाय उसे ऐसे निवेशों में लगाएं जो मुद्रास्फीति से ऊपर रिटर्न दें। 5. सरल और स्वचालित निवेश करें। बार बार ट्रेडिंग करने या जटिल रणनीतियां अपनाने की जरूरत नहीं है। स्वचालित निवेश SIP, ऑटो ड्राफ्ट निवेश को अपनाने से तनाव कम होता है और दीर्घकालिक लाभ मिलता है।